हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ेंगे। हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का नेम है मुद्रा एवं साख और ये हमारा पार्ट ए है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा और साख। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर मुद्रा और साख और हम समझते हैं कि मुद्रा किसे कहते हैं। ठीक है, तो मुद्रा से अभिप्राय कोई भी वह वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप, धन के संचय तथा ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है। कहने का मतलब विनिमय के माध्यम यानी खरीद फरोख्त जो होती है उसका जो माध्यम बनती है वो क्या बनती है? मुद्रा बनती है। मूल्य का माप जो होता है, हम बिस्किट का पैकेट लेने जा रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो 5 रुपये है। एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपये का है, तो जो 5 रुपये है वो मुद्रा है। ठीक है, धन के संचय यानी कि जो मुद्रा है, पैसा है, उसको इकट्ठा करना। ऋणों के भुगतान, हमने किसी से कर्ज लिया है और उसका हम भुगतान कर रहे हैं, उसके रूप में स्वीकार की जाती है, उसको क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। अगला है साख, क्योंकि हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है मुद्रा और साख। तो साख किसको कहते हैं? साख से तात्पर्य ऋण से है, यानी कि कर्ज से, जो किसी कार्य की पूर्ति के लिए, जैसे हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कोई नया रोजगार शुरू करने जा रहे हैं, आदि के लिए ली जाने वाली जो राशि होती है उसको हम साख कहते हैं। प्रारंभिक काल में लोग विनिमय के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। वस्तु विनिमय की जो व्यवस्था थी वो मतलब क्रय विक्रय की जो व्यवस्था थी वो वस्तु विनिमय पर आधारित थी। पैसा नहीं था और एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। अब क्या होता था कि दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो, ऐसी आवश्यकता को दोहरा संयोग कहते थे। अब देखिए, वो समय तो ऐसा था, मान लीजिए एक व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता है और एक व्यक्ति को चावल की आवश्यकता है, तो अब उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा, उसको तो दोहरा संयोग कहेंगे। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो उन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं। चावल मिल रहे हैं 50 रुपये किलो और गेहूं मिल रहा है 20 रुपये किलो, तो दोनों की जो मूल्य की जो कीमत है उसमें अंतर है। तो इस तरह से परेशानियां आती थी। लेकिन मुद्रा ने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समाप्त कर दिया। अब जरूरी तो नहीं कि मुझे गेहूं की आवश्यकता, उसको चावल की आवश्यकता होगी और ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाएगा। तो ऐसा तब हुआ जब मुद्रा हमारे चलन में आई और उसने क्या कर दिया? वस्तुओं के दोहरे संयोग को समाप्त कर दिया। जब से मुद्रा ने विनिमय में मध्यस्थता का काम किया, यानी कि एक तरह से पुल का काम किया है, तब से विनिमय का माध्यम कही जाती है ये मुद्रा, और तब से जो भी विनिमय है वो आसान हो गया है। आज हमारे दैनिक जीवन में मुद्रा का बहुत अधिक प्रयोग होता है। जब मुद्रा के माध्यम में वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मुद्रा का प्रयोग करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है अगला वो है मुद्रा के आधुनिक रूप। तो मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? अगर देखा जाए तो मुद्रा के आधुनिक रूप सिक्के हैं या नोट, यानी कि कागज के नोट जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि इनका अपना मूल्य नहीं होता है। चाहे वो सिक्का हो चाहे वो नोट हो, उसका अपना कोई भी मूल्य नहीं होता। इनका मूल्य सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे देश की सरकार के द्वारा अधिकृत होती है, यानी कि सरकार के द्वारा इनको मान्यता मिली हुई है कि ये भारतीय करेंसी है, या भारत की ही नहीं किसी भी देश की सरकार के द्वारा उसको मान्यता दी जाती है, तभी वह जो है मुद्रा कहलाती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी के तौर पर सिक्के और नोट जारी करने का काम करती है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है शेरशाह सूरी ने किसका चलन चलाया था? सिक्कों का चलन जो है शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया। रुपये जो है वो भारत की मुद्रा है। भारत में सौदों की जो भी अदायगी की जाती है, क्रय और विक्रय जो भी किए जाते हैं, उनके लिए जो है रुपये का प्रयोग किया जाता है। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में जमा करते हैं। बैंक ये जमा जो है स्वीकार करती है और स्वीकार करने के बाद वह उसी पैसे को सूद के तौर पर कर्जदाता को देती है। बैंक खातों में जमा धन मांग के जरिए निकाला जाता है, इसीलिए जमा जो होता है उसको मांग जमा कहते हैं, यानी कि जो हमारे द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है उसको हम मांग जमा कहते हैं। कोई भी साधारण व्यक्ति धन जमा करने के लिए बैंक के साथ खाता खोल सकता है। जमाकर्ता द्वारा भुगतान करने के लिए चेक का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे नगद लेन देन की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है चेक। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। जारी किए गए चेक पर रकम तथा भुगतान की तारीख खाता धारक के हस्ताक्षर होते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? चेक कहते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां, और यहाँ पर हम ऋण की शर्तें और प्रकार को समझ रहे हैं और एक डायग्राम के थ्रू हम इसे समझेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि यहाँ पे हमने बैंक को बना दिया, ये क्या है? बैंक है। ठीक है,
अब बैंक में दो लोग होते हैं, एक पैसा जमा करने वाला और एक कर्जदार। तो हम इन दोनों को समझते हैं कि जमाकर्ता क्या करता है, अपना पैसा बैंक में जमा करता है। जमाकर्ता ने 100 रुपये बैंक में जमा किए, ठीक है। अब बैंक उसे ब्याज के तौर पर 1 रुपया अदा करेगा, यानी कि जमाकर्ता को जो ब्याज मिल रही है वो 1 रुपया मिल रही है। अब देखिए समझते हैं कि उसी बैंक से कर्जदार क्या लेने आया है, कर्ज लेने आया है, ठीक है। तो बैंक ने कर्जदाता को कर्ज दे दिया है और उसने कर्ज कितने रुपए का लिया है, 100 रुपये का कर्ज लिया है। और 100 रुपये के कर्ज पर जो ब्याज बैंक लगा रहा है, यानी कि बैंक को कर्जदार ब्याज अदा करेगा, तो वो कितनी अदा करेगा, 5 रुपये करेगा। मतलब हम उसको प्रतिशत ना बोल के पैसे बोल दे रहे हैं, तो कितने देगा, 5। अब यहाँ पे अंतर समझिए कि जो व्यक्ति अपना धन जमा कर रहा है बैंक में, तो बैंक उसको क्या दे रही है, 1 रुपया दे रही है ब्याज के तौर पर। लेकिन उसी 100 रुपये को क्या किया जाता है, अब हमने जो बैंक में पैसे जमा किए हैं ना, तो वो हमारे जमा किए गए पैसे क्या कहला रहे हैं, बैंक के पास जो हमने जो पैसे जमा किए हैं, तो वो हमारी मांग जमा है। जब हमें आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता के समय हम उस पैसे को निकालेंगे। लेकिन हमें ब्याज के तौर पर कितने कम रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। और जब कर्जदाता उसी बैंक से पैसे लेने आता है, तो हमारे ही पैसे को, जो हमने जो 100 रुपये जमा किए थे, वो रुपए कर्जदाता को दिए गए और उस पर 5 रुपए की ब्याज ली गई। अब अगर देखा जाए तो 5 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 4। तो ये जो 4 रुपीज है ना बेटा, यही क्या कहलाती है, बैंक की आय कहलाती है। बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं, जमाकर्ता के द्वारा जमा किए गए पैसे से, और उसी जमा किए गए पैसे को कर्जदार को ऋण के तौर पर देने से जो ब्याज मिलती है, उसी ब्याज से बैंक की आय होती है। यानी कि 5 रुपए लिए, इसमें से 1 रुपया उस जमाकर्ता को दे दिया, और अब ये 4 रुपये उसके पास, बैंक के पास शेष बचे, तो ये क्या कहलाया, बैंक की आय कहलाई। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।